Now it's time to welcome our Honorable Vice Chancellor, Shri Vishwakarma Skill University, which is India's first skill university. He is the youngest founding VC in the country, a veteran in human capital management, and has spent more than 2 decades at various roles in different organizations. He started his career with the Indian Army and then moved to corporate sector. He is also on boards of various governing council, an active philanthropist and founder of Utsav Foundation, is a visionary and working on making a paradigm shift in skill education in India. Under his dynamic leadership, Sri Vishwakarma Skill University has introduced a unique industry integration dual education model that provides progressive skill education with vertical mobility through earn while learn model. Honorable Vice Chancellor, sir. First of all, at the age of this 50, today, after all this, what's happening, I'm feeling like 15. Because the amount of energy these young ladies have infused in this room, it's amazing. And it makes me feel that you may be growing by numbers, but you are always reversing if there is energy and passion inside you. So the numbers doesn't matter. We today are celebrating this ASME program with an intent to make sure that people all around, from all the genders, they recognize the contribution, they understand the contribution that each one of us, whichever gender we are from, especially when we talk about the women. And one of the objectives of this session, जो उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का, वो ये भी है कि हम लोग जिस समाज से निकलकर आज स्कूल कॉलेजेस में पहुंचते हैं, व्यवसाय में पहुंचते हैं, काम में पहुंचते हैं, तो बहुत बार जो परिवारों के अंदर जिस प्रकार की परवरिश हुई होती है, उसका जो इम्पैक्ट है हमारे व्यवहार में, हमारे सोच में पड़ता है। और पिछले कई यहाँ जी आप यहाँ जाइए। हमारे बीच में आदरणीय श्री सतीश कुमार जी हैं। ये अपना स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक प्रचार का काम देखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, आज दूसरे कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति है। ये थोड़ा समय पहले आ गए और हमें इनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम में भी मिलेगा, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। तो मैं वापस विषय पे आता हूं। अभी जिस समय बात कर रही थी, प्रोफेसर निहारिका जी कह रही थी कि बहुत सारे देशों में अभी भी महिलाओं के साथ किस प्रकार का जो भेदभाव है वो होता है। और अगर हम दुनिया भर के देशों की एक बार उसका अवलोकन करें तो हमें देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे देश हमारे सामने दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में, जहां पे अभी कुछ समय तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे। वोटिंग राइट्स के साथ साथ आप जैसे आज किसी कोर्ट कचहरी में किसी की विटनेस लेनी है, बहुत सारे देशों में महिलाओं की विटनेस को पुरुष के मुकाबले में आधी विटनेस माना जाता था। यानी अगर किसी महिला की विटनेस किसी केस में कोई महिला दे रही है, बहुत सारे यूरोपियन देशों में जब तक उस केस में 2 महिला नहीं आएंगी तो उसे एक विटनेस के बराबर नहीं माना जाता था। ऐसे बहुत सारे देश मिलेंगे जहां आज भी महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती। ऐसे बहुत सारे देश मिलेंगे जहां आज भी महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो वो बिना पुरुष की इजाजत के घर के बाहर नहीं निकल सकती। परंतु हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी और मैं उस विषय पे आऊंगा। हमारे देश में आज भी पर्दा, हमारे देश में आज भी बाल विवाह, हमारे देश में आज भी सती या इस प्रकार के जो विषय हमारे सामने बहुत सारे लोग रखते हैं कि तुम्हारे देश में तो ऐसा होता था। क्योंकि मैं जब दुनिया घूमता था, किसी देश में जाता था, तो वो इस प्रकार के विषय हम मेरे सामने लाते थे। और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है
कि ये सारे जो विकृतियां समाज में आई, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे देश में जो आक्रमणकारी आते थे, हमारे देश के अंदर जो कॉलोनियल्स आए, उन्होंने हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी कर दी, उस व्यवस्था से बचने के लिए बहुत बार बाल विवाह कर दिया जाता था। क्योंकि आक्रमणकारी आते थे और महिलाओं को उठा के लेके जाते थे, बच्चों को उठा के लेके जाते थे, और समय के साथ साथ एक इस प्रकार का रिस्पांस समाज ने देना शुरू कर दिया कि बचपन में ही बच्चों की शादी करा के उन्हें विदा कर दो। जो घूंघट उतारते थे, जो घूंघट लगाते थे, जो पर्दा करते थे, वो पर्दा का भी एक सबसे बड़ा कारण ये था कि महिलाओं की शक्ल को छुपाओ। क्योंकि मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करता हूं, हालांकि हमारे यहाँ आज भी पर्दा नहीं है। जिस परिस्थिति में हमारे कश्मीर के अंदर महिलाएं गुजरी हैं, अफगान रूल था, मुगल रूल था, महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार होता था, और बहुत सारे परिवार जो थे लड़कियों के बाल कटवा देते थे, उनकी नाक कटवा देते थे ताकि वो बदसूरत दिखे। क्योंकि ये अफगान और जो ये मुगल और जो ये टर्क्स हमारे देश में आते थे, वो महिलाओं को जबरन उठा के ले जाते थे। तो समाज के अंदर जो विकृतियां पैदा हुई, उन विकृतियों में सबसे बड़ा योगदान जो हमारे देश के अंदर आक्रमणकारी आए। परंतु अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आप हमारे समाज के अंदर जो विशेषताएं हैं वो बड़ी अचरज वाली। आप जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो ध्यान रखते हैं, ट्विन स्टार्स होते हैं हमारे आसमान में, और ये ट्विन स्टार्स जो है, इसमें एक स्टार स्टेशनरी होता है, एक स्टार घूमता है। हजारों साल पहले भारत ने भी ऐसे कई ट्विन स्टार्स को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसमें से एक ट्विन स्टार ऐसा आइडेंटिफाई किया जिसको आज हम एल्कॉन मिजोर के नाम से ट्विन स्टार को बोलते हैं, लेकिन भारत की परंपरा में इसको अरुंधति वशिष्ठ के नाम से जाना गया। अरुंधति पहले, बाद में वशिष्ठ। ये दोनों ऐसे कपल थे जो एक अच्छे कपल की परिभाषा, एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आइडियलिज्म, वर्च्यूज को डेमोन्स्ट्रेट करता था। और ये अरुंधति वशिष्ठ एल्कॉन मिजोर ट्विन स्टार है, लेकिन इस ट्विन स्टार और बाकी ट्विन स्टार्स में फर्क क्या था? इसमें दोनों स्टार एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी स्टार्स में एक स्टेशनरी होता है और दूसरा इर्द गिर्द घूमता है। हमारे यहाँ कहते हैं तो औरत के पीछे घूमता है या औरत मर्द के पीछे घूमती है, लेकिन एल्कॉन मिजोर, अरुंधति वशिष्ठ एक ऐसा ट्विन स्टार था जो हजारों वर्ष पहले हमारी परंपरा में आइडेंटिफाई किया गया। और इसका उपयोग किस प्रकार से किया गया कि जब नववधु, हस्बैंड वाइफ शादी होती थी, तो शादी के पहले दिन ही पंडित जी जो है उनको इस एल्कॉन मिजोर अरुंधति वशिष्ठ के दर्शन करवाते थे। क्यों दर्शन करवाते थे? ताकि दोनों पति पत्नी इसी इक्वालिटी और इक्विटी के साथ अपना जीवन बिताएं। ये हमारे इस सभ्यता का सब एक मूलाधार था। और इसमें वशिष्ठ अरुंधति नहीं है, इसमें अरुंधति वशिष्ठ है, सबसे पहले महिला। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि हमारे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई है। इस कल्पना में भी ब्रह्मा जो क्रिएटर है, उसके साथ उसकी कंसोर्ट जो है वो गॉडेस ऑफ सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज। बिना गॉडेस ऑफ नॉलेज के ब्रह्मा कुछ भी नहीं। विष्णु जो सस्टेनर है, जिसे मैनेज करना है, बिना लक्ष्मी के, बिना वेल्थ के वो कुछ भी नहीं। और शिवा, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर या ट्रांसफॉर्मर, रिक्रिएटर, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हमारे देश ने, हमारी सभ्यता ने हमको दिया। यही नहीं, आज आप नवरात्रि करते हैं तो साल में 2 बार नवरात्रि में आप 9 देवियों की पूजा करते हैं, और 9 देवियों की पूजा के समापन में आप फिर कंजक बिठाते हैं, कंजक बिठाते हैं। और उसके बाद मुझे याद है, हम घरों में एक दूसरे के घरों में बोलते हैं, पड़ोस में, पहले मेरे घर में ही कंजक बिठाना, और बिठा के उनके हाथ पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये भी इसी सभ्यता से निकला है कि दुनिया भर की किसी सभ्यता को आप देखोगे, कहीं आपको ये चीज मिलेगी नहीं। लेकिन उन्हीं घरों में, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता, उन्हीं घरों में, क्योंकि पिछले 600-800 वर्षों में जिस प्रकार का जो मानसिक पलायन हमारे देश में हुआ, आज उन्हीं घरों में
नवरात्रि वाले दिन कंजकों की पूजा करेंगे, लेकिन जब घर के अंदर बहू आएगी तो उसकी सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसका बच्चा कौन सा है, उसको सेंटर्स पे लेके जाएंगे, उसके अल्ट्रासाउंड करेंगे कि कहीं लड़की पैदा तो नहीं हो रही। इस मानसिकता के शिकार अभी भी हमारे समाज में लोग हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम ज्ञान अपना बढ़ाएं और अपने समाज और अपने राष्ट्र और अपने कल्चर और अपने संस्कारों के बारे में ध्यान दें, ये राष्ट्र वैसा राष्ट्र नहीं था, ये देश वैसा देश नहीं था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि परमात्मा ने कोई डिफरेंशिएशन किया है क्या? हमें आज लगता है कि महिला फिजिकल वर्ल्ड में इतनी पावरफुल नहीं है, हम ह्यूमंस के बीच में हम महिला के साथ हमें लगता है कि ये स्ट्रांग नहीं है। तो क्या भगवान ने ऐसा कुछ बनाया है क्या कि बिटवीन मेन एंड वुमेन, मेन विल बी फिजिकली स्ट्रांग एंड वुमेन विल नॉट बी फिजिकली स्ट्रांग? तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मैंने कहा, मैं सोचा कि आदमियों इंसानों के अलावा जानवर भी तो हैं, उनमें भी तो मेल फीमेल है। तो जरा मेल फीमेल इन जानवरों में भी देखें, क्या उनमें भी इस प्रकार की कहीं डिफरेंशिएशन है? आप हैरान हो जाएंगे। सबसे ताकतवर जानवरों में शेर को सबसे ताकतवर, लॉयन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। आप कभी शेर का अध्ययन करना, शेर और शेरनी में जो इस कपल में शिकार करता है वो शेर नहीं होता, वो शेरनी होती है। वो जाके शिकार करती है और शिकार करके वापस लाती है और शेर को कहती है खा। फैक्ट। यही नहीं, परिवार के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं शेर और शेरनी के, उन बच्चों को ट्रेन करना, शिकार करना सिखाना, ये शेर नहीं करता, ये शेरनी करती है। मुझे लगा शायद शेर और शेरनी में ही ऐसा होता होगा। मैंने एक और जानवर के बारे में पढ़ा और हैरान हो गया कि हाथी और हथनी, इनके बीच में भी जब आप देखेंगे कि झुंड में जब चलती हैं तो झुंड को लीड करने वाला हाथी नहीं होता, हथनी होती है। किसी डेंजर को सेंस करना यह हाथी नहीं करता, यह हथनी करती है। तो मुझे अंदर से यह आभास आया कि कहीं ना कहीं पे हम इंसानों ने ही इन चीजों के बीच में इस प्रकार की जो डिस्पैरिटी है वो क्रिएट की है, और उस डिस्पैरिटी का सबसे बड़ा कारण है जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। परंतु अब हम आजाद भारत में रहने वाले हैं। में जहां देखेंगे 70 से भी ज्यादा देशों के ऊपर कॉलोनियल्स का राज रहा है, आप देखेंगे उन 70 के 70 देशों में इस प्रकार की मानसिकता को जन्म दिया गया है, क्योंकि ये कॉलोनियल्स के नैरेटिव को सूट करता था। परंतु भारत की स्वाधीनता के बाद आज भारत के अंदर इस प्रकार की जो गैप है, ये गैप होना अब अस्वाभाविक है, ये होना नहीं चाहिए, परंतु अभी भी है, क्योंकि लेगेसी अभी भी, जैसे हमने कई सारे उदाहरण अभी सुने, इस प्रकार के उदाहरण हैं। परंतु मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम थोड़ा डेटा देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और दुनिया भर में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। जबकि आज दुनिया भर की टोटल वर्कफोर्स जो है एलिजिबल वर्कफोर्स में 40% एलिजिबल वर्कफोर्स वुमेन की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप दुनिया भर के वर्कफोर्स का अगर एनालिसिस करेंगे तो लगभग 30 से 35% ही केवल अभी वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है वर्कफोर्स में, जिसमें से नॉट मोर देन 15 to 20% जो है वो मैनेजरियल रोल्स में है, और केवल मात्र 4 से 5% सीईओज के रोल में। परंतु ये समय के साथ साथ ये परिवर्तित हो रहा है, और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है। हमारे घर में बेटी है तो हम चाहते हैं वो आगे बढ़े, लेकिन अगर हमारे ऑफिस में हमारी बेटी है तो हमें उसको भी आगे बढ़ाना है। परंतु इसमें महिला का भी अपना एक रोल है कि आप जिन परिस्थितियों से जा रहे हो उसमें, जैसे अभी एक बच्ची ने कहा कि जब वो घर से पढ़ने के लिए निकली थी, घर में बच्चा था और परिवार कहता था या आस पड़ोस कहता था कैसे करोगे इस बच्चे को, लेकिन उसने हार नहीं मानी, आगे बढ़ी और आज नेशनल वेल्डिंग चैंपियनशिप भी जीती यूनिवर्सिटी के अंदर, और आज उसका परिवार ये देख के उत्साहित होता है कि नहीं, हमारी महिला, हमारी घर की बेटी कुछ कर सकती है। तो इसके लिए आपको भी, जो महिलाएं हैं उन्हें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आसपास का जो वातावरण है उसमें आपको नीचा उतारने के लिए बहुत प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि मानसिकता अभी भी वो है।
लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस मानसिकता को काट के आगे निकल जाके रखने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। हमारी जिम्मेवारी है, अगर हम अपनी बेटी को चाहते हैं वो आगे बढ़े, तो हमारे आसपास की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो भी तो आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें भी तो आगे निकलना चाहिए। क्योंकि कल को मेरी बेटी इसी बेटी के साथ या उसकी बेटी के साथ बाहर जाके काम करेगी, तो क्या केवल मेरी बेटी या सारी बेटियां ऐसे वातावरण को प्रमोट करनी चाहिए। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है, जो स्टूडेंट्स हैं आज, उन्हें ये समझना चाहिए कि जिस परिवार से वो आज आए हैं, उस परिवार की मानसिकता अगर इस प्रकार की डिस्पैरिटी को प्रमोट करती है, वो जब कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाएं, वो अपने सहपाठी, सहयोगी, अपने कोलीग्स, उनके बीच में किस प्रकार से उनका जो भाषा शैली, उनकी जो बिहेवियर, उनका जो व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कई बार मुझे ऐसा लगता है, शायद इनसेंसिटिव हैं, और जब मेरे पास कोई शिकायतें आती है तो मुझे ऐसा लगता है कभी अभी भी इनसेंसिटिव है, अभी भी वो जो मेल शॉविनिस्ट माइंडसेट से आते हैं, क्योंकि उस प्रकार का वातावरण हमारे यहाँ रहा है। परंतु उस वातावरण को तोड़ना ये बहुत जरूरी है। और इस तोड़ने के लिए जो हमारा जो रिसर्च अभी देखें, जिसमें साइकोलॉजी ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, जहां पे ये जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जिसको हम ट्विन ब्रेन बोलते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इसके ऊपर इतना गहन अध्ययन हुआ है कि अब जो जिसको हम अर्धनारेश्वर बोलते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट भारत में हजारों सालों से रहा है अर्धनारेश्वर, इसको लिंक किया जाता है ट्विन ब्रेन के साथ। यानी लेफ्ट ब्रेन इज द मेल ट्रेट्स ब्रेन, राइट ब्रेन इज द वुमेन ट्रेट्स ब्रेन। इसमें कोई जेंडर की बात नहीं है। अब फिजिकली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अंगों से, लेकिन मेंटली परमात्मा ने कोई डिफरेंस नहीं रखी है। उसने एक इंसान के अंदर मेल ट्रेट्स भी रखे हैं, फीमेल ट्रेट्स भी रखे हैं, फिजिकली भले ही कोई जन्म दे दिया हो, लेकिन ट्रेट्स दोनों के डिफरेंट हैं। जो राइट ब्रेन है ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, आइडिएटिव है, एम्पैथेटिक है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ब्रेकिंग द रूल्स है, क्रिएटिंग न्यू सिस्टम्स है। और जो लेफ्ट ब्रेन है ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, ऑर्गेनाइज है, स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देना है, आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा ने भी वो डिफरेंस नहीं रखी कि हमारे विचार में, हमारी सोच में, हमारी थिंकिंग प्रेफरेंसेस में दोनों सोचों को समाहित किया है। और ये महिलाओं के अंदर भी है। वो राइट ब्रेन अगर उनके अंदर हाई प्रेफरेंस है, उनके अंदर लेफ्ट ब्रेन भी है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर जब मैं देखता हूं महिलाओं को, जो 20-25% मैंने बताया मैनेजरियल रोल्स में है, डिस्पैरिटी कहां होती है? जब महिलाओं को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जहां पे लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटीज बड़ी कम हो, तो उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज दी जाती है कि जो बड़े सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स की एक्टिविटीज होती है। और उसका परिणाम क्या निकलता है कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, टेक्निकल एक्टिविटीज होती हैं, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। वहां पे आपको रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिल जाती है, इसलिए मेन जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। परंतु मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, जहां महिला और पुरुष हैं, महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए, दे मस्ट यूज बोथ द थिंकिंग्स। अगर क्रिटिकल टास्क है, मैथमेटिक मींस नॉट द मैथमेटिक्स, जहां बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, उन टास्क्स को पिक करना चाहिए। आपके अंदर वो क्षमता है, वो मैंने नहीं दी है, वो परमात्मा ने ही दी है। एम्पैथी की क्षमता पुरुषों में भी है, वो यूज नहीं करते, वो उनकी गलती है। तो इस बैलेंस को भी मेंटेन करना, इस थिंकिंग प्रेफरेंसेस को भी ऑर्गेनाइज करके यूज करना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और आज के इस दिवस के लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम करें। और मैं तो चाहता हूं मेरे विश्वविद्यालय में महिलाओं की परसेंटेज और बढ़े, अभी भी कम है, हम लोग शायद 30-31% पे हैं बच्चों में। हम और प्रयास करते रहेंगे ताकि ये परसेंटेज की गैप हमारी और कम होती जाए। मुझे याद है जब हीरो के अंदर पहला प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, उसमें एक महिला सिलेक्ट हुई थी, और उस समय उन्होंने कहा था कि हम महिलाएं शॉप फ्लोर पे नहीं लेती हैं। डॉक्टर संजय यहां बैठे हैं क्योंकि उस समय डॉक्टर संजय मेरे साथ थे, और हम लोगों ने हीरो को प्रोटेस्ट किया। हमने कहा ये एक महिला है तो इसको कोर्स में लेंगे। और आपको जान के खुशी होगी, उन्होंने फिर ऑप्शंस क्रिएट किए उस महिला को लेने के लिए, और पहले कोर्स में महिला शॉप फ्लोर पे आ गई थी।
और आज हीरो कहता है कि और महिलाओं को शॉप फ्लोर में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्ड था, कभी सोचा नहीं था कि महिलाओं को शॉप फ्लोर पे भी लाया जा सकता है। और आज मुझे खुशी है कि बीवॉक मैकेट्रॉनिक्स और बीवॉक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर महिलाएं इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम में आ रही। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां इस कार्यक्रम।